नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मत सो जाना मेरे लाल। और ये कॉमिक्स जो है भारत माता कहे पुकार के और गोली तेरे नाम की का तीसरा भाग है। अगर इसके पहले कि आपने इन दोनों कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको राम रहीम कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे चेकआउट जरूर से करें। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके प्यारे दोस्तों, पिछले 2 अंकों गोली तेरे नाम की एवं भारत माता कहे पुकार के में आपने पढ़ा कि कश्मीर में चारों तरफ आतंकवाद का बोलबाला है। आतंकवादियों का सरगना है पांगा, जिसका आतंक खत्म करने के लिए राम रहीम कश्मीर जाते हैं और उनकी मुलाकात लोमड़ी नामक रहस्यमय किरदार से होती है। पांगा की साजिश में फंसकर राम अपने ही पिता पर रिवॉल्वर तान देता है। उधर रहीम एवं लोमड़ी पांगा के हाथों कैद हो जाते हैं। किसी तरह लोमड़ी एवं रहीम पांगा की कैद से भाग छूटते हैं। बाद में पता चलता है कि राम के असली पिता कर्नल राघव पांगा की कैद में है। राम पांगा के हेडक्वार्टर पहुंचने में कामयाब रहता है, लेकिन वो पांगा के हाथों कैद कर दिया जाता है। इधर वंडर गर्ल श्वेता रहीम एवं भारतीय सैनिकों को राम के नकली पिता की सारी असलियत बताती है। उधर कुछ गांव वाले को लोमड़ी घायल अवस्था में बेहोश पड़ी मिलती है। आगे क्या होता है आइए जानने के लिए पढ़ते हैं मत सो जाना मेरे लाल। जिस तरह ताज बिना कोई सम्राट अधूरा है, उसी तरह कश्मीर बिना भारत अधूरा है। और भारत माँ के सिर का ताज सुरक्षित रखने के लिए हम भारत माँ के लाल अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे। धीरे से खोली बेहोश लोमड़ी ने अपनी आंखें। ये कौन सी जगह है? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है इसे होश आ गया। फिक्र ना करो बेटी, इस समय तुम चेतनापुर गांव में हो और बिल्कुल सुरक्षित भी। चेतनापुर? झटके से यूं उठ खड़ी हुई लोमड़ी मानो बिस्तर पर 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। ये चेतनापुर गांव है? हाँ बेटी, ये वही चेतनापुर गांव है जहां कभी जंगा नामक बहादुर ने अपने प्राण देकर इस गांव को आतंकवादियों के हमले से बचाया था, जिसकी समाधि आज भी उसके खेत में बनी हुई है, जो हमारे दिलों में बहादुरी की मशाल जलाए हुए है। पगलाई सी दौड़ पड़ी लोमड़ी। मैं आ रही हूँ बाबा। कुछ ही क्षणों पश्चात गांव के बाहर इस समाधि के निकट मौजूद थे सभी। इसी समाधि में सो रहे हैं मेरे बाबा। ये समाधि मेरे बाबा की है। हर कोई रह गया अवाक, हैरान, अचंभित। तो तुम जंगा की बेटी कावेरी हो, लेकिन वो तो मर गई थी ना, यही ना? लेकिन सच ये है कि मैं मरी नहीं थी, बच गई थी मैं। आज भी मैं नहीं भूल सकती वक्त का वो तूफानी थपेड़ा जिसने एक सीधी सादी कावेरी को लोमड़ी बना दिया था। नहीं भूल सकती मैं अपने बाबा जंगा की मौत। अतीत के गहरे गर्त में डूबती चली गई लोमड़ी। छोटा सा गांव था चेतनापुर और इस गांव की लाडली थी कावेरी। किसी चिड़िया से चहकती, एक घर से दूसरे घर में फुदकती रहती थी वो। क्या बन रहा है काकी? आ गई शैतान लड़की। देख, तू मेरे रसोई घर को गंदा ना करना। नहीं करूंगी काकी, लेकिन तुम जो चुपके चुपके खीर बना रही हो उसमें से 1 कटोरा खीर मुझे भी देनी पड़ेगी। हे राम, जब भी मैं खीर बनाती हूँ पता नहीं इस लड़की को कैसे मालूम पड़ जाता है। चेतनापुर गांव एक परिवार की तरह था, जिसका प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में बराबर का भागीदार होता था। इस गांव के मुखिया थे चौधरी रामनाथ, जिन्हें पूरा गांव प्यार से काका कहता था। गांव के मुखिया होते हुए भी काका बड़े खुशमिजाज व्यक्ति थे। बच्चे के साथ बच्चा एवं जवान के साथ जवान बन जाते थे ये।
काका, काका, क्या बात है जंगा? क्यों सुबह सुबह लोटे में दूध सा उफन रहा है? काका, आपने कावेरी को देखा कहीं? नहीं, लेकिन बात क्या है? देखो ना काका, मैं सुबह से दूध का गिलास लिए उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना जाने कहाँ छुपी है शैतान। उसकी माँ नहीं है ना, इसलिए माँ का प्यार भी मुझे ही देना पड़ता है। जब तक उसे दूध पिलाकर पाठशाला ना भेज दूं, अपने खेत पर नहीं जा सकता। जंगा के रुआसेपन पर मुस्कुरा उठे काका। तू आराम से खेत जाने की तैयारी कर जंगा। यदि कावेरी इधर आई तो मैं सीधा कान पकड़कर उसे तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है काका। अभी जंगा थोड़ी ही दूर गया था कि काका के पीछे छुपी कावेरी बाहर निकली। क्या मेरे बाबा गए? हाँ गए शैतान लड़की, और तू भी अब सीधी घर जा। अगर जंगा को और परेशान किया तो मैं तुझे कान पकड़कर पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी शिकायत काकी से कर दूंगी कि आप लालाराम हलवाई की दुकान पर चुपके चुपके जलेबी खाते हैं, जबकि वैद्य जी ने आपको मीठा खाने से मना कर रखा है। ठहर तो जरा शैतान लड़की, क्या तू जानती नहीं कि काकी तोप का गोला है और मैं सबसे ज्यादा काकी से ही डरता हूँ। जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। कावेरी रुकी कहाँ, वो तो चिड़िया से फुदकती चली गई। खेत में काम करता जंगा अचानक चौंक पड़ा था, वो आहट सुनकर। कौन है उधर? अगले क्षण साक्षात मौत के यमदूत से नजर आए थे वे दोनों आतंकवादी। अब मुंह से एक शब्द भी यदि बाहर निकाला हिंदुस्तानी कुत्ते, तो तेरे सीने में धड़कता नन्हा सा दिल निकालकर हाथ में रख दूंगा। आज की रात तेरा चेतनापुर गांव कब्रिस्तान बन जाएगा। लहू उतर आया जंगा की आंखों में, भुजाएं फड़क उठी भारत माँ के लाल की। आतंकवाद की कोख से जन्मे हरामी कीड़ो, तुम मेरी माँ का आंचल चीर चीर करने आए हो, मेरी माँ का शीश काटने आए हो। लेकिन जंगा के रहते ऐसा नहीं होगा। जिस कश्मीर की धरती पर केसर की क्यारियाँ लहलाती है, वहाँ तुम जैसे शैतानों को आतंकवाद के बीज नहीं बोने दूंगा मैं। आतंकवाद का बीज नहीं बोने दूंगा मैं। किसी चीते सा झपट पड़ा था जंगा। कावेरी की आंखों से छुपा ना रह सका था ये दृश्य। काका को खबर करती हूँ। जंगा जैसे बिजली बन गया था। भारत माँ के लाल अभी सोए नहीं हैं हरामजादो। भारत माँ अभी इतनी बेबस नहीं हुई है कि तुझ जैसे कीड़े उसके छाती पर रेंगने लगें। स्वप्न में भी ना सोचा होगा आतंकवादियों ने कि एक साधारण सा किसान इस तरह कहर बनकर उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन जंगा भारत माँ का सच्चा सपूत था, और जिनकी रगों में हिमालय सी अटल देशभक्ति, गंगा सी पवित्रता और देश के लिए मर मिटने का जुनून सवार हो, वे भला मौत की परवाह कब किया करते हैं। बूढ़े सेठ सा दहाड़ उठे थे काका। बता कावेरी, बता मेरी रानी बिटिया, क्या हुआ? कुछ तो बोल। बाबा, खेत में हम आतंकवादी, हम। कावेरी की बात सुन काका की बूढ़ी नसों में बहता लहू जैसे तेजाब बन गया। बस कावेरी, सब समझ गया मैं। अभी काका की बूढ़ी हड्डियों में बहुत दम है बेटी, चलो मेरे साथ। काका के पीछे पीछे चल पड़ा था चेतनापुर का बच्चा बच्चा। मुझे कोई हथियार नहीं मिला, इसलिए माँ का यह सब्जी काटने का चाकू ही ले आया। इसी चाकू से आतंकवादी का पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकालूंगा। मैं ये प्रकार लाया हूँ, इससे रेखा गणित की आकृतियाँ बनाता था, लेकिन आज आतंकवादी के माथे पर भारत का नक्शा बनाऊंगा। लगभग रो पड़ी थी नन्ही कावेरी। इसी जगह मैंने बाबा को आतंकवादियों से भिड़ते देखा था। कहाँ गए मेरे बाबा? यहाँ तो ढेर सारा खून पड़ा है। वो देखो काका। कैसे ना चीख पड़ती कावेरी अपने बाबा का वो रक्त रंजित सौ देख। बाबा, ये कैसा मजाक है बाबा? ये कैसा खून है बाबा? मैं अब कभी शरारत नहीं करूँगी।
सारा दूध चुपचाप पी लिया करूंगी। आंखें खोलो बाबा, आंखें खोलो ना। तेरे बाबा की आंखें अब कभी नहीं खुलेगी कावेरी, तेरे बाबा मर चुके हैं। चुप हो जा मेरी नन्ही चिड़िया। काश कोई इस समय कावेरी की आंखों में देखता। उन आंखों से निकलने वाले आंसुओं में कावेरी के दिल का खून मिला था। नहीं काका, अब कावेरी चुप नहीं बैठेगी। मां चंडी का रूप धरकर आतंकवादियों पर टूट पड़ेगी कावेरी। जिन्होंने मेरे बाबा का सीना छलनी किया है उन्हें फाड़ कर खा जाऊंगी मैं। रुक कावेरी, कहाँ जा रही है तू? रुक जा मेरी रानी बिटिया। कावेरी को ना रुकता देख चीख पड़े थे काका, कावेरी को पकड़ो, रोको उस मासूम लड़की को। नहीं काका, अब कावेरी किसी के रोके नहीं रुकेगी। कुछ क्षणों बाद कावेरी गांव वालों की नजरों से ओझल हो चुकी थी। एक गहरी खाई के निकट आकर अचानक ठिठक जाना पड़ा उन्हें। वो देखो, कावेरी के फ्रॉक का रक्त से सना टुकड़ा। लगता है कावेरी किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई। कैसी बुरी विपदा आ पड़ी चेतनापुर पर। पहले जंगा मरा, अब कावेरी भी हमारी बिछड़ गई। चूंकि जंगा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता हुआ एक बहादुर की मौत मरा था, इसलिए गांव वालों ने उसी के खेत में कुएं के पास उसकी समाधि बना दी। जंगा चेतनापुर में बहादुरी का प्रतीक बन गया और कावेरी को धीरे धीरे लोग बिसराते चले गए। लेकिन आज उसी कावेरी ने अचानक लोमड़ी के रूप में चेतनापुर में आकर सनसनी फैला दी थी। ये थी उस नन्ही सी कावेरी की कहानी जो बरसों पहले चेतनापुर गांव से बिछड़ गई थी। मैंने आपको पहचान लिया काका, कितने बदल गए हैं आप। वक्त के साथ बूढ़ा जो हो गया हूँ बेटी, लेकिन असली किस्सा तो अभी बाकी रह गया है। तुम कावेरी से लोमड़ी कैसे बनी और इतने बरसों तक कहाँ रही तुम? सब बताऊंगी काका, अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। फिलहाल तो मुझे राम रहीम की चिंता सता रही है। ना जाने राम कहाँ होगा इस वक्त, और रहीम पंगा की कैद से छूट भी पाया होगा या नहीं। काश लोमड़ी को मालूम होता कि परिस्थितियां कितना भयानक मोड़ ले चुकी थी। राम पंगा की कैद में फंस चुका था और रहीम यहाँ था इस वक्त। हमें एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए सर। फौरन पांगा हाउस पर धावा बोल देना चाहिए। तुम चाहो तो एयरफोर्स की मदद भी ले सकते हो रहीम, जो चाहे करो। हमें सिर्फ पांगा की लाश चाहिए ताकि कश्मीर में टेरर गैंग का आतंक खत्म हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ ही पलों में भारतीय वायुसेना के जवान रहीम की बताई दिशा में उड़े जा रहे थे। काश इस वक्त मेरे पास अपना कंप्यूटराइज्ड हाथ होता तो मुझे हेलीकॉप्टर की मदद न लेनी पड़ती। पांगा हाउस की तरफ बढ़ता रहीम इस बात से अनजान था कि उसकी अज्ञात मददगार वंडर गर्ल श्वेता हर पल उसके पीछे लगी थी। पांगा हाउस के निकट पहुंचते ही चीखा रहीम, सावधान, उधर से पांगा की टॉय फौज हमारी तरफ बढ़ रही है। सच कहा था रहीम ने, सचमुच दुनिया की सबसे अनोखी फौज थी ये, जो तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। पहली बार वायुसेना को विश्व की इस अनोखी टॉय फौज से जूझना पड़ा था। नीचे भी मौत है। पायलट वो देखो, डायनासोर की आकृति में ढला टैंक, उसका निशाना हमारी तरफ है। पायलट फौरन कुछ करो। लेकिन पायलट से पहले हरकत में आई वंडर गर्ल श्वेता। चित्रे चित्रे हो गए वो डायनासोर की आकृति में ढला टैंक। चौंक पड़ा रहीम अपने अज्ञात मददगार को देख। हमारा अज्ञात मददगार? तुम पांगा हाउस पर अटैक करो रहीम, मैं इस टॉय फौज से निपटती हूँ। वंडर गर्ल श्वेता से पार पाना अब असंभव था टॉय फौज के लिए। किसी टिड्डी दल सी पांगा हाउस पर टूट पड़ी भारतीय सेना। इसी पांगा हाउस में कैद है राघव अंकल, जिन्हें राम अनजाने में गलत समझ बैठा। बड़ाक बड़ाक, चप्पे चप्पे पर तलाश करो, यहीं कहीं दुम दबाए बैठा होगा पांगा भी।
पांगा हाउस का कोना कोना छान मारा भारतीय सेना ने, लेकिन पांगा तो क्या, चिड़िया का एक बच्चा तक नजर नहीं आया था वहां। डैम इट, लगता है पांगा को पहले ही खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वो कहीं भाग गया है। इस विचित्र से तहखाने की ईंट से ईंट कपकपाए दे रहा था पंगा का अट्ठास। वो लड़का पांगा को बेवकूफ़ समझता है क्या? उसने ये सोच भी कैसे लिया कि उसने लोमड़ी के वहाँ से फरार होने के बाद मैं पांगा हाउस में ही बैठा रहूँगा। पांगा हाउस को तबाह करने का इनाम तुझे राम की लाश के रूप में दिया जाएगा रहीम। तो कुत्ते की मौत मरेगा पांगा। कश्मीर को भारत से अलग करने का जो ख्वाब तू मन में सजाए बैठे है वो कभी पूरा नहीं होगा। आवाज नीचे रख लड़के, ये पांगा का हेडक्वार्टर है। यहाँ पांगा की इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चटाक, खून खौल उठा कर्नल राघव का पांगा की इस हरकत पर। रुक जा पांगा, अब यदि मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो अंदर तक चीर कर रख दूंगा, बोटी बोटी कर डालूंगा तेरी। इस समय तेरी हालत शेर के मुंह में फंसे मेमने से ज़्यादा कुछ नहीं है कर्नल राघव, इसलिए अपने इस चूहे जैसे बेटे को समझा कि ये पांगा की शान में गुस्ताखी ना करे, वरना वो हसर करूँगा इसका कि हिंदुस्तान की प्रत्येक माँ अपने बेटे को जन्म देने से पहले उसे यही समझाएगी, बेटा दुनिया में आकर तो सब कुछ करना, किंतु कभी पांगा जैसे शख्स से टक्कर ना लेना। तभी आंधी तूफान सा वहां प्रविष्ट हुआ टेरर गैंग का वो सदस्य। बिरादर, वतन से आपके लिए मैसेज। ट्रांसमीटर पर दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया कि जिसे सुनकर चमक उठी पांगा की आंखें। ठीक है सर, पांगा इस ऑपरेशन को सफल बनाकर रहेगा, हमें तुमसे यही उम्मीद है पांगा। ट्रांसमीटर ऑफ करके राम की तरफ मुड़ा पांगा। जानता है राम, मैंने अभी ट्रांसमीटर पर किससे बात की है? अपने वतन की जासूसी संस्था के चीफ से। उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान के गृह मंत्री कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं और अब ये उनके जीवन का आखिरी दौरा होगा, क्योंकि पांगा के हाथों उनकी मौत होकर रहेगी। अगर तू पांगा को रोक सके तो रोक लेना लड़के। कनपट्टी तक सुर्ख हो उठा राम का चेहरा। तू अपने शैतानी इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा पांगा, याद रख। अभी भारत माँ के लाल सोए नहीं हैं। लेकिन राम की बात सुनने को वहाँ रुका नहीं पांगा। गृह मंत्री का भाषण लाल चौक पर होगा और मुझे लाल चौक में ही गृह मंत्री के चीथड़े उड़ाने हैं। तब मजबूर होकर भारत सरकार को पांगा के कदमों में झुकना होगा। धक धक धड़क रहा था कर्नल राघव का हृदय। कुछ करो राम, ये भयानक हादसा होने से बचा लो, वरना कश्मीर और अधिक धधक उठेगा। मैं पांगा से हार गया पापा, अब कुछ नहीं हो सकता। पांगा बहुत ताकतवर है, मैं पांगा से माफ़ी मांग लूँगा, वो हमें माफ़ कर देगा। फिर हम मम्मी एवं श्वेता के साथ ये देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। फक से फट पड़ी कर्नल राघव की आंखें। तू 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 पागल तो नहीं हो गया है राम? क्या बक रहा है क्या बक रहा है तू? तुझे होश भी है या नहीं? मैं पूरी तरह होश में हूँ पापा। जंग उनसे लड़ी जाती है जहाँ जीतने के चांस हो। पांगा जैसी चट्टान से सिर नहीं टकरा सकते हम। जरा सोचिए पापा, अगर हम पांगा के हाथों मारे गए तो मम्मी एवं श्वेता का क्या होगा? मर गई तेरी मम्मी, टूट गया श्वेता के साथ तेरा नाता। पांगा से पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगा राम। हमें खुशी है राम कि तुमने पांगा की ताकत को पहचान लिया, लेकिन मेरे पापा पर अभी भी देशभक्ति का भूत सवार है। जरा मेरी मदद करो आतंकवादी भाई। मैं अपने पापा को लेकर पांगा की छाया से भी दूर चला जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस आतंकवादी ने राम को बंधन मुक्त किया ही था कि यहीं पर गजब ढा गया राम। धन्यवाद आतंकवादी भाई, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मगर देगा नहीं। धड़ाक।
वाकई इस समय राम की चीते जैसी फुर्ती देखने लायक थी। चलिए पापा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलिए। राम, तो ये सब? मुस्कुराया वो। नाटक था पापा ये सब। जिसकी रगों में आप जैसे देशभक्त पिता का लहू दौड़ रहा हो, वह अपने वतन से भला कैसे गद्दारी कर सकता है? कैसे पांगा के आगे घुटने टेक सकता है वो? तो मेरा सच्चा सपूत है राम, इस देश का सच्चा बेटा। भावावेश में अपने बेटे से लिपट पड़े थे कर्नल राघव। आपका बेटा सब कुछ कर सकता है पापा, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगले क्षण उस लंबी सी गैलरी में भागते चले गए दोनों। अब टेरर गैंग हमारा रास्ता नहीं रोक सकता पापा। कुछ ही क्षणों में वे दोनों इस घने जंगल में थे। पकड़ो उन्हें, अगर वे दोनों हमारे हाथों से निकल गए तो बिरादर हमारी खाल खींच लेगा। खाल तो मुझे खींचनी है तुम्हारी हरमजादो, लोमड़ी के पैने नाखून तुम्हारा मांस तक नोच डालेंगे। खच। अचानक टूट पड़ी इस आफत ने संभलने का मौका ही कहाँ दिया टेरर गैंग के सदस्यों को। किसी कटार की धार से भी ज्यादा पैने थे लोमड़ी के नाखून। तलवार की धार जैसा था लोमड़ी का आक्रमण। कुछ ही क्षणों में दुनिया से कूच कर गए तीनों आतंकवादी। लोमड़ी, तुम यहाँ, और वो नकली कर्नल राघव कहाँ गया जिसे तुम मेरे हाथों से बचा ले गई थी? वो मेरे हाथों मारा गया राम। दरअसल वो पांगा का आदमी था। पास ही मेरा गांव चेतनापुर है। तुम चलोगे नहीं मेरे गांव? लोमड़ी के साथ चल अवश्य रहा था राम, लेकिन उसका दिमाग कहीं और दौड़ा जा रहा था। लोमड़ी का गांव? पहले तो अपने गांव के बारे में कभी नहीं बताया था लोमड़ी ने। ना जाने रहीम इस वक्त कहाँ होगा। यहाँ था रहीम, सैनिक कैंप में। मुझे दुख है सर कि हमारे पांगा हाउस पर धावा बोलने से पहले ही पांगा अपने किसी अन्य अड्डे पर भाग गया था। डोंट वरी रहीम, फिलहाल पांगा से ज़्यादा ध्यान हमें गृह मंत्री महोदय की कश्मीर यात्रा पर लगाना है। कल ठीक 12 बजे गृह मंत्री का भाषण श्रीनगर के लाल चौक पर होने वाला है। उस समय हमें पूरी तरह से गृह मंत्री जी की ढाल बन जाना है। आप चिंता ना करें सर, मैं हर वक्त गृह मंत्री महोदय के साथ रहूँगा। हमारे सैनिक लाल चौक के चारों ओर स्थित इमारतों से हर दिशा में निगरानी करेंगे, और मैं आसमान में हर वक्त मंडराती रहूंगी ताकि पांगा का टॉय बम जैसा कोई हथियार आसमान के रास्ते गृह मंत्री महोदय तक ना पहुंच सके। अपने अज्ञात मददगार को देख चौंक उठा रहीम। थैंक यू अज्ञात मददगार। अब देखते हैं कि पांगा कैसे हमारी ढाल को तोड़कर गृह मंत्री तक पहुंचता है। क्रोध का दावानल फट पड़ा था पांगा की आंखों में। भाग गया? कैसे? तुम्हारे रहते कैसे भाग गया राम? क्या तुम सब भांग पीकर सो रहे थे या मटर गश्ती करने चले थे? क्रोध के आवेग में अपने ही आदमियों के सीने छलनी करता चला गया पांगा। इस समय साक्षात पर्दे का देवता नजर आ रहा था वो। राम के भाग जाने से पांगा की योजना में कोई तब्दीली नहीं होगी। हमारे हुक्मरानों के आदेशानुसार कल लाल चौक पर ठीक 12 बजे भारत के गृह मंत्री का कत्ल अवश्य होगा, और ये कत्ल करेगा सुसाइड मैन। चेतनापुर गांव के बीचों बीच स्थित मुखिया काका के घर के इस कमरे में इस वक्त कुल जमा 4 प्राणी मौजूद थे। मैं आतंकवादियों की टोह लेने के लिए उस जंगल में घूम रही थी कि अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। इसे हम संयोग ही कह सकते हैं राम। इनसे मिलो, ये इस गांव के मुखिया हैं। सब प्यार से इन्हें काका कहते हैं। और मैं कावेरी हूँ, इस गांव के नन्ही कावेरी, जिसे वक्त के थपेड़ों ने लोमड़ी बना दिया। तत्पश्चात लोमड़ी ने अपनी वही कहानी राम को सुनाई, जिसे पाठक इस कहानी की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। सुनकर आश्चर्य का सागर ठाठे मारने लगा राम के चेहरे पर। लेकिन तुम कावेरी से लोमड़ी कैसे बनी? और गांव वाले को जंगल में मिले उस रक्त से सने फ्रॉक के टुकड़े का क्या रहस्य था? उस दिन जब मैं बाबा की मौत से पगलाई जंगल की तरफ भागी जा रही थी, तभी घाटी के निकट 2 हाथ अचानक मुझ पर झपटे थे।
यही लड़की चाहिए मुझे। उस रहस्यमय शख्स को देख भयभीत होकर चीखना चाहती थी मैं, लेकिन चीख ना सकी। डरो नहीं लड़की, मुझे तुम जैसी लड़की की ही आवश्यकता है। तत्पश्चात उसने मेरी फ्रॉक की बाईं बाह का टुकड़ा फाड़कर उस पर रक्त की कुछ बूंदें डाल वहीं पर फेंक दिया। इस टुकड़े को देखकर गांव वाले यही समझेंगे कि इस नन्ही सी लड़की को कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया। अगले क्षण मुझे कंधे पर लादे वो रहस्य का पुतला घने जंगलों में गुम हो चुका था। तब तक भय की अधिकता से मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो अपने आप को एक अनोखे कक्ष में पाया मैंने। मुझे जाने दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। मेरे बाबा को आतंकवादियों ने मार डाला। डरो नहीं लड़की, तुम्हें अपने बाबा के हत्यारों से बदला लेना है ना। मैं तुम्हें वो बनाऊंगा कि तुम अपने बाबा के हत्यारे को फाड़ कर रख दोगी। वो रोज मुझे ऐसा पेय पदार्थ पिलाता था जिसे पीकर मुझ में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे और मैं धीरे धीरे मासूम कावेरी से बन गई खूंखार एवं खतरनाक लोमड़ी। ये तुमने मुझे क्या बना डाला? कौन हो तुम? आज तुम्हें अपना नाम बताना ही होगा। वुल्फाराज। हाँ, वुल्फाराज कहते हैं मुझे, यही नाम है मेरा। आज तो पूरी तरह लोमड़ी बन गई है लड़की। कटार से भी ज़्यादा पैने हैं तेरे नाखून। जा, फाड़ कर रख दे अपने बाबा के हत्यारों को, चीर कर रख दे देश के दुश्मनों का सीना। जब तेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ जाएगी, तब मैं स्वयं तुझे अपने पास बुला लूँगा ताकि तू मेरा अधूरा सपना पूरा कर सके। कमरे में छाए कटार की धार जैसे पैने सन्नाटे को तोड़ा लोमड़ी की आवाज़ ने। फिर वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक बस्ती के निकट छोड़ गया, जहां मेरी मुलाकात अनायास ही तुमसे हो गई जब तुम टेरर गैंग से उलझे हुए थे। बड़ा चालाक है वुल्फाराज। उसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी थी ताकि तुम्हें उसका ठिकाना मालूम ना हो सके, किंतु एक दिन मैं इस वुल्फाराज के रहस्य से पर्दा अवश्य उठाऊंगा। अचानक राम की नज़र सामने दीवार पर लगी उस छोटे से बालक की तस्वीर पर जा टिकी। यह तस्वीर किसकी है? मेरे बेटे सिंघाल की, जो बचपन में सीढ़ियों से गिर गया था। एक कील उसकी आंख में जा धंसी और उस दुर्घटना में मेरे बेटे की एक आंख जाती रही। बाद में मैंने उसकी जगह चमकता हुआ नकली पत्थर लगवा दिया। अब आपका बेटा कहाँ है काका? होनी को कोई नहीं टाल सकता राम। एक बार चेतनापुर के निकट वाली नदी में ऐसी बाढ़ आई कि मेरा बेटा भी उसमें बह गया। तब से आज तक उसका कोई पता नहीं है। झटके से उठ खड़ा हुआ राम, तो समझ लीजिए काका, आपका बेटा मिल गया। आंधी तूफान सा कमरे से बाहर दौड़ पड़ा राम। ये एकाएक राम को क्या हुआ? हमें भी इसके पीछे जाना चाहिए। राम के पीछे पीछे लपके कर्नल राघव, लोमड़ी और काका। शहर श्रीनगर, स्थान लाल चौक। समय था गृह मंत्री के भाषण का। किसी शेर सा दहाड़ रहे थे भारत के गृह मंत्री। मेरे देश के बच्चों और नौजवानों, वे पड़ोसी शक्तियां जो भारत माँ का मुकुट हमसे छीन लेना चाहती है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है हमें। ये समय सोने का नहीं, जाग उठने का है। भारत माता कहे पुकार, मत सो जाना मेरे लाल। अब तक पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रही है ये जनसभा। लाल चौक के चप्पे चप्पे पर फैले भारतीय सैनिक किसी भी आफत से निपटने के लिए पूरी तरह चौकन्ने थे। इधर आसमान में सक्रिय थी वंडर गर्ल श्वेता भी। पांगा की टॉय फौज तो क्या, कोई साधारण परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका कोई क्या करे जब मौत इंसान के बिछाए तमाम अवरोधों को पार कर इस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। अपनी जान की खैर मना गृह मंत्री, देख तुझ तक सुसाइड मैन पहुंच गया है। अचानक बाजी पलटती देख गृह मंत्री को लिए चीते से छलांग लगा गया रहीम। बचिए सर। सुसाइड मैन भी चीते से ज़्यादा फुर्तीला निकला।
चला मुझ पर गोली, लेकिन याद रखना मेरे अंदर इतना बारूद भरा है कि तुम्हारी गोली मेरे जिस्म से टकराते ही ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे गृह मंत्री के, और इनके टुकड़े गिनने वाला यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। कोई नहीं बचा सकता अब गृह मंत्री को, लेकिन सुसाइड मैन को क्या पता था कि बचाने वाला वहां आ पहुंचा है। तुझे मरने का बड़ा शौक है ना सुसाइड मैन, आ मुझसे टकरा अब। किसी चीते सा राम पर टूट पड़ा सुसाइड मैन। तब तक रहीम गृह मंत्री को लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। आप तक पहुंचने से पहले सुसाइड मैन को मेरी लाश से गुजरना होगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटे, लेकिन सुसाइड मैन जीवित नहीं बचना चाहिए। इधर सुसाइड मैन के शक्तिशाली प्रहार बेदम किए जा रहे थे राम को। अच्छा हुआ राम तू आ गया, अब सभी देशभक्त सुसाइड मैन के हाथों एक साथ मरेंगे। बड़ाक। इस समय राम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यदि सुसाइड मैन के जिस्म में सचमुच बारूद भरा है तो इस पर यहाँ वार करना उचित नहीं होगा। अगले क्षण आबादी से दूर भागता चला गया राम। इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मारना होगा ताकि अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में ना आ सके। कहाँ तक भागेगा कायर, मौत तेरे पीछे पड़ चुकी है। कुछ दूरी पर पड़े घास के सूखे ढेर को देखकर चमकी राम की आंखें। ये सूखी घास ही अब सुसाइड मैन की मौत का कारण बनेगी। सूखी घास को धधकते देख राम ने एक पल भी नहीं गवाया। भारत माँ के लाल से जीतना तेरे लिए बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है सुसाइड मैन। धड़ाक। अगले क्षण आग के लपेटों से स्पर्श कर किसी बारूद के ढेर सा ही फटा था सुसाइड मैन। बूम। शाबाश राम, एक बड़ी विपत्ति को सिर से टाल दिया तुमने। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है काका, जल्दी मेरे साथ आइए। आज आपको आपके बेटे से मिलवाता हूँ। पांगा का अट्ठास थर्राए दे रहा था इस भूमिगत इमारत का जर्रा जर्रा। सुसाइड मैन का संपर्क हमसे टूट गया, इसका मतलब हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। सुसाइड मैन का हमसे संपर्क टूटना ये सिद्ध करता है कि वो गृह मंत्री को साथ लिए ही ब्लास्ट हो गया है। अब गृह मंत्री की मौत से भारत सरकार को मजबूरन कश्मीर के बारे में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, और वो निर्णय कश्मीर को भारत से अलग करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे तेरे ये सुनहरे ख्वाब तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है पांगा उर्फ सिंघाल। किसी बिच्छू कांटे सा उछल पड़ा पांगा। राम तुम? हाँ पांगा, तेरा खेल खत्म हुआ। देख मेरे साथ कौन आया है। पहचान पांगा, गौर से देख इन्हें, ये तेरे पिता हैं जिन्हें पूरा चेतनापुर गांव देवता की तरह पूजता है। लेकिन तूने भारत माँ की कोख से जन्म लेकर ही भारत माँ के दूध को लज्जा दिया। हाँ मैं पापी हूँ, खूनी हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष। बचपन में ही बाढ़ के पानी में बहता हुआ पड़ोसी देश की सीमा में पहुँच गया था मैं, जहां आतंकवादियों ने मेरे हाथ में गन थमाकर मुझे पांगा नामक खूंखार आतंकवादी बना दिया। तुमने मेरा सारा सपना चूर चूर कर दिया राम। आज मैं तुम सबको मौत के घाट उतार कर रहूँगा ताकि कश्मीर का बच्चा बच्चा पांगा का नाम लेते हुए भी कांपे। अचानक बूढ़े बाबा की हड्डियों में जैसे बिजली सी भर गई। नहीं पांगा, तू ऐसा नहीं करेगा। संभलने का मौका ही कहाँ दिया काका ने अपने उस नालायक बेटे को। तो उसी दिन क्यों नहीं मर गया था कमबख्त, जब तूने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। उसी दिन क्यों नहीं मर गया तू जब सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा था। जब बाढ़ का पानी तुझे बहा ले गया था तभी क्यों नहीं मर गया था तू। क्यों, आखिर क्यों। पांगा के जिस्म में बारूद भरते चले गए काका के बूढ़े हाथ। गोलियों से छलनी लहूलुहान पांगा काका के कदमों में गिरकर दम तोड़ गया। मानो अंतिम समय में अपने पिता से अपने कुकृत्य की माफ़ी मांग रहा हो। मुझे पांगा पर उसी समय शक हुआ था जब मैंने आपके कमरे में आपके बेटे की तस्वीर देखी थी। उसकी एक आंख में भी वही चमकता हुआ पत्थर था जो पांगा की एक आंख में लगा था।
पांगा के हेडक्वार्टर एवं कश्मीर में इधर उधर फैले टेरर गैंग के सभी सदस्य भारतीय सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। पांगा की मौत से कश्मीर में आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। अगले दिन राम रहीम वापस राजनगर अपने घर लौटे तो उनका अज्ञात मददगार पहले ही घर पहुंच चुका था। अरे क्या हुआ पगली, आप कश्मीर मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? अगर तू हमारे साथ जाती तो वो पांगा तेरा आमलेट बनाकर खा जाता। कौन तांगा? मेरा मतलब कौन पांगा? कोई नहीं श्वेता, कोई पांगा नहीं। तुझे तो मालूम है ना, अपने इस अक्ल के कनस्तर को मजाक करने की आदत है। ले ये कश्मीरी एप्पल खा। एप्पल खाते समय शरारत भरी मुस्कान थिरक उठी थी शैतान लड़की के ओंठों पर। तुम्हें क्या पता भैया, मैं कश्मीर में हर समय तुम्हारे साथ थी। तुम्हारा कंप्यूटराइज्ड हाथ कहाँ गया रहीम? बस आंटी, यूँ समझ लीजिए कि मैं अपना हाथ कश्मीर की धरती को अर्पित कर आया हूँ। अब तो इसी कांटे से अपने दुश्मनों के सीने फाड़ा करेगा आपका रहीम। मुझे तुम पर नाज है मेरे लाल। रहीम के लिए ढेर सारा ममत तो उमड़ पड़ा था राधा देवी की आंखों में। सबके लिए ये एक प्रश्न बनकर रह गया था अब कि पांगा की मौत के बाद एकाएक लोमड़ी रहस्यमय ढंग से कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन राम जानता था कि लोमड़ी इस वक्त कहाँ है। जरूर लोमड़ी को बुल्फाराज ले गया होगा। उसे अभी लोमड़ी की मदद से ना जाने अपना कौन सा अधूरा सपना पूरा करना है। अब मुझे एक नए खतरे से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। उधर ना जाने कहाँ विलेन कुछ अलग ही सोच रहा था। राम रहीम राजनगर पहुंच गए। अब मैं चंदा मामा की डायरी हासिल करके ही रहूँगा। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, विलेन के भांति मुझे भी बेसब्री से चंदा मामा की डायरी मिलने का इंतजार है। जैसे ही वो डायरी मिलेगी मैं उससे संबंधित कथानक लिखकर आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। फिलहाल आप इंतजार कीजिए राम रहीम के अगले अंक का, जिसका नाम है बुल्फाराज। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है बुल्फाराज। तब तक के लिए बाय।